नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अगर आप गोलगप्पे या किसी भी स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये खबर पूरी देखिए, क्योंकि गढ़वा में गोलगप्पे के साथ लोगों को मौत बेची जा रही है। यकीन नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वायरल वीडियो जिले के माझियाओ बाजार का है, जहां साफ देखा जा सकता है कि गोलगप्पे के आटे को पैर से गूंथा जा रहा है। वीडियो वायरल होते ही स्थानीय लोग उग्र हो गए और गोलगप्पे बनाने वाले दो दुकानदारों को घेर लिया। और जब लोगों ने गोलगप्पे के पानी को बनाने का प्रोसेस पूछा तो सुनने वालों के होश उड़ गए। दुकानदारों ने बताया कि वे गोलगप्पे में स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनते ही लोग और उग्र हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और आरोपी दुकानदारों को अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों का नाम अरविंद यादव और सतीश कुमार श्रीवास्तव है। हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं। पानी में डालता है? हाँ। गुपचुप में भी? हाँ, ये सब बना के देते सर। हम तो काम करते हैं। तुम काम करते हो? अच्छा। हाँ। कौन कौन कितना दिन से हार्पिक डाल रही है? सर मैं तो अभी से 10 दिन हुआ तब आए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा सतीश नाम है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मंगन है। और वो जो हार्पिक डालता है उसका क्या नाम है? घर कहाँ है? घर हमारा यूपी है। यूपी में कहाँ है? यूपी में यही है, कानपुर के आगे। कानपुर के आगे। और देखिए, गढ़वा की तस्वीरें साबित करती हैं कि मुनाफा कमाने के लिए ऐसे दुकानदार आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचते। ऐसे में सवाल यह है कि लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक? सवाल ये कि ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई कब होगी? और सवाल यह भी है कि फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों हो रही है? दरअसल देश भर में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। कहीं जूस में यूरिन तो कहीं रोटी में थूक मिलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी से भी कई तस्वीरें पिछले दिनों सामने आई हैं, जिसके बाद योगी सरकार इस पर कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित कानून में 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान किया जा सकता है। खबर है कि सरकार अगले सत्र में इसको लेकर बिल ला सकती है। तो देखिए, पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसे जो मिलावट किए जा रहे हैं उस पर नकेल कसा जाए, और इसके लिए लगातार यूपी सरकार प्रयासरत भी दिखाई दे रही है। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने खाने को दूषित किए जाने के मामले को काफी गंभीरता से लिया है। राज्य सरकार खाने पीने की चीजों में थूकने या गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। प्रस्तावित कानून में 3 से 5 साल तक जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रस्ताव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गृह विभाग और राज्य विधि आयोग की ओर से तैयार प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट पर मंथन किया। उन्होंने जल्द से जल्द इसे अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यूपी में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए थे जिनमें जूस, दाल, रोटी जैसे खान पान की चीजों में दुकानदार या कुक थूकते हुए देखे गए थे। कई जगह पर गंदगी मिलाने की भी शिकायतें थी। सीएम ने इन घटनाओं पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून तैयार करने को कहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी घटनाएं घातक है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है। ये सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यूपी के सीएम ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भोजन पकाते और परोसते समय सिर ढकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए। दुकानदार अपने यहाँ काम करने वालों की पूरी डिटेल थाने में उपलब्ध कराएंगे। खबर ये भी है कि यूपी सरकार अगले ही सत्र में इस बिल को सदन में पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
गाजियाबाद में एक महिला ने अपनी घरेलू सहायिका पर रसोई में एक बर्तन में पेशाब करने और उससे आटा गूंथकर रोटी बनाने का आरोप लगाया है। महिला ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि घरेलू सहायिका रीना करीब 8 साल से उनके यहां खाना बनाने का काम कर रही है। 14 अक्टूबर को उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा कि रीना रसोई के बर्तन में पेशाब कर रही है। इसके बाद उसने उसी से आटा गूंथकर रोटियां बनाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो तस्वीर सामने आई है और ऐसी तस्वीर जब सामने आती है तो लोगों के जहन में गुस्सा भी सामने आता है कि जिसको आप 8 सालों से रख रहे हो, वो काम कर रही हो और इस तरीके से वो हरकत कर रही हो। 14 अक्टूबर की तारीख जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो होश उड़ गए और रीना की करतूत ये पूरी कैद हुई है। तो सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी सरकार थूक जिहाद पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने जा रही है। वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार कड़ा कानून भी बना सकती है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब खाने में थूकने जैसी घटनाओं से लोगों में गुस्सा है। मसूरी और देहरादून से 2 मुस्लिम कारोबारियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे थूक जिहाद करार देते हुए कहा कि देवभूमि में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंगलवार को त्योहारी सीजन के मद्देनजर अफसरों की मीटिंग बुलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि त्योहारी सीजन में कोई इस तरह की करतूत ना करे। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हिंदुवादी संगठन 2 कदम और आगे बढ़ते हुए लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के लोगों को अपनी मकान दुकान किराए पर ना दें, ताकि वो यहाँ पर व्यापार ही ना कर पाए। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर बाहरी मुस्लिमों को इसकी वजह बताया है। अगर हमें थूक जिहाद को या इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को या जिहादियों को, देवभूमि को जो नरक बना रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो इनको अपनी मकान, जमीन, दुकान नहीं देनी होगी। तभी जाके हम ऐसे लोगों को इस देवभूमि में रोक सकते हैं। तो हम चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड में भी इन लोगों पर कठोर कार्रवाई के साथ साथ जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप अपने व्यक्ति को कोई मूत्र वाली चाय, थूक वाले भोजन कराएंगे तो आपकी दुकान चलेगी। ये एक षड्यंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के मुसलमानों के कारोबार पर पड़ने वाला है। इसलिए बड़ी कड़ाई के साथ यहाँ के मुसलमानों को इन तथाकथित जो बाहर से आ रहे हैं, एक षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं, इनका विरोध करना चाहिए, इनको रोकना चाहिए और देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने में अपना योगदान देना चाहिए। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक थूक जिहाद पर बवाल मचा हुआ है। यूपी सरकार इसके खिलाफ विशेष अध्यादेश लाने की तैयारी में है, तो उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्दी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। आरजेडी ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम यादव वोट बैंक की खिसकने की आज के बाद अब रणनीति में बदलाव का मन बना लिया है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जय बिहार, जय बिहार।
बिहार की सियासत में लालू प्रसाद ने 90 के दशक में यादव मुस्लिम यानी MY का ऐसा राजनीतिक समीकरण बनाया जिसके दम पर उनकी पार्टी ने 15 साल तक राज किया। RJD भले ही अभी सत्ता से बाहर हो, लेकिन मुस्लिम यादव ने उनका साथ नहीं छोड़ा। हालांकि 2025 के चुनाव को लेकर कई पार्टियां इस तिलिस्म को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। प्रशांत किशोर ने पहले ही मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार में कमर कसे हुए है। प्रशांत किशोर ने 50 सीट पर मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान कर दिया है। वहीं AIM-IM सीमांचल में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 2025 के चुनाव में AIM-IM की 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। यादव को मुसलमानों के वोट की चिंता है, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में इनको बहुत पसीना छूट जाता है। लोकसभा में आपने देखा कि सिर्फ 2 मुसलमान को इन लोगों ने टिकट दिया, अपने घर में 2 टिकट दिया और 2 मुसलमान को टिकट दिया। मंत्रालय में भी देख लीजिए आपने, हिस्सेदारी नहीं दी, जबकि लालू जी बोलते हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आपने देख लिया। लेकिन जिस पर हमने 34-35 साल से भरोसा किया वो भी सिर्फ अपना दरी बिछाने का काम करते हैं। हम इस बार मजबूती से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ेगी। तेजस्वी यादव भी अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में वापस लाने के लिए कई रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर मुस्लिम यादव वोट बैंक के खिसकने की आहट के बाद तेजस्वी यादव फिर से MY को एकजुट करने में जुट गए हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने सत्ता में रहते हुए अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए जो कार्य किए हैं वो सबको पता है। लालू प्रसाद जी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी। RJD के MY समीकरण के तिलिस्म को तोड़ने के लिए विपक्ष ने कई तरह की घेरबंदी कर रखी है। बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी, आपकी जो व्यापार यात्रा है इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। MY समीकरण आपका ढह चुका है, बिखर चुका है। अब यात्रा कर रहे हैं हमारी पार्टी से गिरिराज दा, जो कि पूरे बिहार को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का काम करेगा। RJD के यादव मुस्लिम समीकरण पर JDU की भी नजर है। बीते चुनाव में JDU ने कई मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। वहीं JDU उनके हित में किए गए काम को गिना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल के 19 वर्षों में बिहार में जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, समाज में शांति के लिए काम किया है वह अद्वितीय है। 2025 के चुनाव तक कई रणनीति बनेगी और पार्टियां तरह तरह के वादे भी करेंगी। देखना होगा कि RJD अपने MY समीकरण को बचा पाती है कि दूसरी पार्टियां उसमें सेंध लगा देती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासत जारी है। गिरिराज की यात्रा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज की यात्रा 18 अक्टूबर से भागलपुर से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस ने इसे देश को बांटने वाली यात्रा बताया है, तो बीजेपी का कहना है कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के रास्ते पर चलती है। हमारा तो धार्मिक है, भारत के सनातनी एक हों। बापू के भारत को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कोई बांट नहीं सकती। यात्रा करना गलत है। आप ये जो बांटने का काम देश को कर रहे हैं, यह जनता आपको करारा जवाब दे। बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल है, लेकिन बिहार में यात्रा की सियासत अभी से तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकल रहे हैं। गिरिराज 18 अक्टूबर से भागलपुर से अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा पर बिहार में सियासत जारी है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक ने इस यात्रा को देश बांटने वाली यात्रा करार दिया। ये स्वाभिमान यात्रा आप राजनीतिक तौर पे कर रहे हैं, ये आपको जनता जवाब देगी, लेकिन सारे हिंदू स्वाभिमानी है, ये आप चुनाव की राजनीति कर रहे हैं, ये आपका जनता आपको करारा जवाब देगी। इसलिए यात्रा करना गलत है। आप ये जो बांटने का काम देश को कर रहे हैं, यह जनता आपको करारा जवाब देगी। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल गिरिराज की यात्रा से अनजान दिखे।
गिरिराज सिंह की यात्रा पर उन्होंने कहा कि ये कौन सी यात्रा है, कैसी यात्रा, ये नहीं बता सकते, लेकिन बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है। अब मैं इस पर कुछ बता नहीं सकता हूं कि कौन सा यात्रा और कैसा यात्रा है, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर 2 साल से बिहार की यात्रा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की भी यात्रा चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर उठ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। झारखंड में चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद इंडिया अलायंस में सीट को लेकर खींचतान तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। जेएमएम बची हुई 32 सीटों में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को एडजस्ट करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पिछली बार झारखंड में 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस 33 सीटों पर दावा कर रही है। आपको बता दें कि पिछली बार आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। आरजेडी इस बार भी 7 सीटों पर ही दावा कर रहा है। सीपीआई-एमएल भी करीब 5 सीटों पर दावा कर रहा है। तो कुल मिलाकर झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस पर कम सीटें लड़ने का दबाव है। यही हाल महाराष्ट्र में भी हो रहा है। झारखंड में 18 नवंबर को और 13 नवंबर को और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। है सिर्फ जीत का। हम सिर्फ सीट शेयरिंग के साथ नहीं, बल्कि जीत के इक्वेशन के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुद बटी हुई है। उनके पास ना कोई नेता है जो हेमंत सोरेन जी का मुकाबला कर पाए चुनावी रूप से, और ना नीति और नीयत जो पहले ही से उनकी खराब है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम खाका तैयार है, कहीं कोई दिक्कत और जीत नहीं है। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। बहुत जल्द सीट शेयरिंग से लेके उम्मीदवारों की भी सूची आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। राजनीतिक दल एक एक सीट का समीकरण बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बार संथाल परगना के 6 जिलों की 18 सीट पर है, जो कि झारखंड की सियासत को अपने हिसाब से मोड़ने की क्षमता रखती है। क्या है संथाल का सियासी समीकरण, क्या कहते हैं पिछले चुनाव के नतीजे, इस रिपोर्ट में देखते हैं। झारखंड में चुनाव की रणभेरी बज गई है। पहली बार 2 चरण में मतदान होंगे। इस बार के चुनाव में झारखंड का संथाल परगना सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी अहम है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, सबकी नजर संथाल परगना पर है, क्योंकि ये इलाका झारखंड की राजनीतिक दिशा तय करने के लिए काफी अहम माना जाता है। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं। संथाल में विधानसभा की 18 सीट है। आदिवासी बहुल इलाका संथाल की जनता हमेशा एक पार्टी के साथ नहीं रहती है। इस इलाके में कभी जेएमएम आगे रहती है तो कभी बीजेपी। 2019 के विधानसभा चुनाव पर ही नजर डाले तो जेएमएम को 9 सीट पर जीत मिली थी। बीजेपी सिर्फ 4 सीट हासिल कर सकी। कांग्रेस को 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि जेवीएम को 1 से संतोष करना पड़ा। कुछ ऐसा ही समीकरण 2014 के विधानसभा चुनाव में देखा गया था, जब संथाल में बीजेपी को 8 सीट पर जीत मिली थी, जबकि जेएमएम 6 ही जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस महज 3 सीट हासिल कर पाई थी, जबकि जेवीएम को 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। कुछ ऐसा ही 2009 और 2005 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जिसमें कभी बीजेपी तो कभी जेएमएम संथाल में बाजी मारती दिखी। संथाल परगना का हमेशा से झारखंड की राजनीति में दखल रहा है। ऐसे में बीजेपी हो या फिर जेएमएम, दोनों दलों के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है। आदिवासी वोटरों को एक करना, संथाल में अपने गढ़ को बचाना,
नेताओं के बीच आपसी मनमुटाव को मिटाना, सभी दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना, घुसपैठ के मुद्दे को भुलाकर सबको एक करना। संथाल को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है। भले ही जेएमएम को यहाँ कई बार बीजेपी से कम सीटें मिली हैं, लेकिन दोनों के बीच सीटों का अंतर काफी कम रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती है कि आदिवासी वोटरों के बीच पैठ बनाना, आदिवासी गैर आदिवासी वोटरों को एक करना, घुसपैठ के मुद्दे को जनता के दिमाग में बिठाना। झारखंड के सियासी रण में संथाल परगना की जनता हमेशा निर्णायक रहती है। ऐसे में इस बार संथाल के लोग इस पर भरोसा जताते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जितना अहम संथाल है उतना ही खास कोल्हान भी है। कहते हैं सत्ता की राह कोल्हान से ही होकर जाती है। इस बार कौन जीतेगा, कोल्हान का रण, रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सियासत जितनी संथाल के इर्द गिर्द घूमती है, उतनी ही कोल्हान के किले के आसपास भी रहती है। सूबे की सत्ता का गेटवे कहे जाने वाले कोल्हान से ही सत्ता की राह निकलती है। सियासत में कोल्हान की ताकत इसके समीकरण से समझी जा सकती है। कोल्हान के 3 जिलों में 14 विधानसभा सीट है, 9 एसटी और 1 एससी के लिए आरक्षित है। कोल्हान में 4 अनारक्षित विधानसभा सीट है। इसीलिए संथाल के बाद कोल्हान को ही सियासत का केंद्र माना जाता है। वैसे तो संथाल को जेएमएम का गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2019 के चुनाव में सही मायने में जेएमएम का असली गढ़ कोल्हान साबित हुआ। कोल्हान की 11 सीट पर जेएमएम का कब्जा है। पिछले चुनाव में एक निर्दलीय और कांग्रेस के खाते में 2 सीट आई। सरायकेला, चाईबासा, मचगांव में जेएमएम का डंका बजा। मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावा में जेएमएम की जीत हुई। पोटका, घाटशिला, ईचागढ़, बहरागोड़ा में जेएमएम ने बाजी मारी। जमशेदपुर पश्चिमी और जगन्नाथपुर में कांग्रेस किंग साबित हुई। तो निर्दलीय सरयू राय ने जमशेदपुर पूर्वी सीट पर तत्कालीन सीएम रघुवर दास को हराकर कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। कोल्हान के इलाके में बीजेपी की चुनौती काफी बड़ी है। 2019 में कोल्हान में बीजेपी काफी कमजोर साबित हुई थी। इस बार 2019 की करारी हार से उबरने का चैलेंज है। कोल्हान में बीजेपी के पास एक सीट भी नहीं है। कोल्हान की 9 सुरक्षित सीट पर जेएमएम का कब्जा है। संथाल के मुकाबले कोल्हान में ज्यादा चुनौती है, क्योंकि संथाल की तरह कोल्हान भी जेएमएम का किला माना जाता है। कोल्हान में जेएमएम की चुनौती भी इस बार कुछ कम नहीं है। कोल्हान किंग और सूबे की सियासत के टाइगर कहे जाने वाले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी में चले गए। सरायकेला में चंपाई सोरेन का कद काफी बड़ा है। गीता कोड़ा भी अब बीजेपी के साथ है। जगन्नाथपुर सीट पर गीता कोड़ा का वर्चस्व काफी लंबे समय से है। रघुवर दास को हराने वाले निर्दलीय सरयू राय भी अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेएमएम के गढ़ में इस बार एनडीए काफी एक्टिव है। बीजेपी और आजसू के बीच समझौता जेएमएम की राह में रोड़ा बन चुका है। ऐसे में जेएमएम के सामने 2019 का परिणाम दोहराने की बड़ी चुनौती है। जमशेदपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे प्रधानमंत्री ने बीजेपी के लिए लंबी लकीर खींची है। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा के साथ ही ब्रह्मास्त्र के रूप में चंपाई सोरेन भी बीजेपी की तिकड़ी तरकश में शामिल हो चुके हैं। इधर घाटशिला में जेएमएम विधायक रामदास सोरेन को मंत्री पद देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कोल्हान को अपनी प्राथमिकता बता दी है। अब सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो 23 नवंबर को आने वाले झारखंड चुनाव के परिणाम से ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।